हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और अब आपके एग्जाम के मात्र आपके पास 2 दिन बचे हैं। तो इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको अपना पूरा रिवीजन करना है, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, ठीक है, इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आप ये पूरी वीडियो देख पाते हो तो आपसे एग्जाम में मतलब कोई भी गलती नहीं होगी और आपके सारे प्रश्न भी सही होंगे। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपको दी जा चुकी है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, ओएमआर फिल कैसे करनी है, आपको गद्यांश पद्यांश से कैसे प्रश्नों को आप कम समय में छांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहती है, तो उन्हें अवश्य देख लें। और साथ ही साथ अगर आपने टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी अवश्य देख लें, ठीक है, अवश्य देख लें। लिंक में जो भी इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, 4 मिनट की, इतनी ही बड़ी बड़ी वीडियो है। तो आप उन्हें आज अवश्य देख लें, आज और कल में, ठीक है, क्योंकि परसों तो आपका एग्जाम ही है। साथ ही साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या आपको पेपर सॉल्व करते समय बातें ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, शांति से, ठीक है। यानी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझ के साथ पढ़िएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की, ठीक है। सीडीपी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या चीज रखनी है, तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट है आपका कि आपको प्रत्येक चीज में बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित आपको रखनी है, आपको शिक्षक केंद्रित आपको कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों से क्या कर सकते हो, आप बच्चों को करके सिखा सकते हो, ठीक है, करके सिखा सकते हो। जहां भी बात करके सीखने की आती है तो यहाँ से, ठीक है। बच्चे का आपको क्या करना है, समाजीकरण करना है। समाजीकरण आपको बच्चे का करना है। ये सीडीपी के कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बच्चे को आपको समाजीकरण करना है। और समाजीकरण की संस्था कौन कौन सी है, प्रथम संस्था आपका परिवार है, ठीक है। प्रथम संस्था आपका परिवार है, द्वितीय विद्यालय होता है और तृतीय समाज ही होता है, यानी परिवार और समाज, ठीक है। ये समाजीकरण की मेन संस्थाएं होती हैं। बच्चे का जो समाजीकरण है, बच्चे का जो ज्यादा विकास होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये समाज में रह करके उचित हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रखनी है। साथ ही साथ आपको बच्चे को क्रियाशील रखना है, ठीक है। आपको बच्चे को क्रियाशील होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे आपकी कक्षा में, ठीक है। बच्चे आपसे क्या करें, प्रश्न पूछे, तर्क करें, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे होनी चाहिए। बच्चों को आपको सम्मान देना है, ठीक है। इन पॉइंटों को अगर आप याद रखोगे तो आप निश्चित ही सीडीपी में अच्छा कर पाओगे। बच्चों को आपको क्या करना है, बच्चों को आपको सम्मान देना है। बच्चे की जो भी ठीक है क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता को भी आपको बच्चे की को बढ़ावा देना है। रचनात्मकता को आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ आपको देखना है समावेशी शिक्षा। आपकी जो भी कक्षा है, ठीक है, तो उसमें आपको समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपकी कक्षा में सभी बच्चे समान होने चाहिए, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो कैसे भी है, ठीक है। तो आपको ये कुछ विशिष्ट बालक भी होते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, बहुत सारे, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। तो आपकी कक्षा में समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा को आपको ध्यान में रखना है। आपको 8वां पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी आपके पास सामग्री है, ठीक है, यानी पढ़ाने वाली सामग्री है बच्चों के लिए, जैसे आपके पास चार्ट है, कोई श्रव्य सामग्री है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको बच्चे को ज्यादा यूज करना है, ठीक है। तो पठन सामग्री का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, जिसमें आपकी चार्ट आ जाती है, ठीक है, बुक्स आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें हैं। बच्चे को आपको चर्चा के अवसर ज्यादा देने हैं, ठीक है। चर्चा के आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं, खोज के अवसर देने हैं, सक्रिय रखना है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। आप बच्चे की तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉइंट है।
तो इनको आप को रखना है। और ये सभी विषयों में आपके सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, सीडीपी के अगर टैग वर्ड्स आप सीख जाते हो तो बाकी सब्जेक्टों के भी टैग वर्ड्स आपको अवश्य आ जाते हैं। जैसे कि आपको क्या है कि आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, ठीक है, दंड बिल्कुल भी नहीं देना है। आप बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी क्लासरूम से आपको बच्चे को बाहर नहीं करना है, ठीक है। और आप बच्चे की जो भी उसकी अभिव्यक्ति है उसको दबा नहीं सकते। बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है, अगर आपको उसका आंसर देना है, नहीं आता है तो आप उसे अगले दिन के लिए बोल सकते हो कि कल इसका आंसर मिलेगा और इसको आंसर आप खुद खोज करके लाएं, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। आप सभी और बच्चों से करवा सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। याद, ठीक है, रट्टा नहीं बिल्कुल भी याद करने की चीज तो एनसीईआरटी 2005 आपका बिल्कुल मना करता है। तो आपको बच्चे से याद भी नहीं करवाना है। आपकी कक्षा में बच्चा प्रधान होना चाहिए, ठीक है। बच्चा कैसा होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। खेल को आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर बच्चे को प्रदान करने हैं। खेल के अवसर बच्चे को आपको ज्यादा प्रदान करने हैं। जो भी बच्चे की विभिन्नता है, ठीक है, विविधता है, विभिन्नता है, तो ये क्या है, इसको आपको सम्मान देना है, ठीक है। सारे नेगेटिव पॉजिटिव मैं मिला करके आपके सामने ला रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ठीक है, विभिन्नता को आपको बच्चे के सम्मान देना है। तो ये सारी चीजें आप अगर रख सकते हो ध्यान में। सहभागिता को बढ़ावा देना है। जब भी बात सहभागिता किया जाए, ठीक है, तो सहभागिता है आपकी, सहभागिता आपको बच्चे को करानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सहभागिता। तो ये तो कुछ पॉइंट है जो आपने पहले से रट्टा मार लिए होंगे। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट है कि हम एग्जाम में आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर सॉल्व आपको कैसे करना है? तो पेपर सॉल्व करने में आपको सबसे पहले देखा, ठीक है, आपके पास इस तरीके से गोले मिलेंगे 4, A B C D। तो मैंने तुक्का भी बता दिया है। अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहे तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखो इसमें क्या होता है, आपका 30, 35, 36, 34 इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपके 150 प्रश्न आते हैं। तो ये 150 प्रश्नों में अगर ए ऑप्शन वाले आपके, ठीक है, 30 प्रश्न अगर आपने कर लिए हैं, बी ऑप्शन वाले आपके, ठीक है, आपने 35 प्रश्न कर लिए हैं, सी ऑप्शन वाले अगर आपने 25 या 20 भी क्रॉस कर दिए हैं, और डी ऑप्शन वाले अभी आपके 5 या 10 या 15 हुए हैं, ठीक है। और आपके पास मात्र 2 मिनट का टाइम रह गया है, ठीक है, 2 मिनट या 1 मिनट का रह गया है। तब आपको क्या करना है, तब ये तुक्का है, ठीक है, 100% ये सही जाता है, ठीक है। तो इस अब आपको क्या करना है कि मात्र इतना ही टाइम बचा है, तब आपको अपने इन गोलों को गिन लेना है, ठीक है। ये आपको पहले ओमार में आपको गिन लेने हैं कि आपने ए ऑप्शन वाले कितने सही किए हैं। अगर इस तरीके से जो भी आपका ऑप्शन कम है, ठीक है, यानी 25 से कम है, ठीक है, 25 से कम है, तो बाकी फिर आपके पास जितने भी गोले बचते हैं तो आपको उसी के साथ जाना है। जैसे कि हमारा डी वाला हमने 5 ही गोले करे हैं, 10 या 15 ही, बाकी के हमने इतने कर दिए हैं। तो आपको सभी ऑप्शन में डी वाला ही भर देना है, ठीक है। फिर आपको यानी कि कुछ डी के भर दिए, कुछ सी के भर दिए, तो हो सकता है कि इसमें आपके कुछ प्रश्न सही हो जाएं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा वाला जो भी आपका ठीक है, सबसे बड़ा वाला प्रश्न होता है उसके साथ जाना है आपको। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको जो भी टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ जाइएगा। अगर आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ जाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ जाइएगा। टैग वर्ड्स आपको अवश्य आने चाहिए। अभी जो थोड़े से टैग वर्ड्स पर हमने चर्चा भी की है, तो टैग वर्ड्स भी आपको अवश्य आने चाहिए। अब गद्यांश पद्यांश की बात करते हैं। तो देखो गद्यांश पद्यांश से क्या होता है कि आपके 2-2, 3-3 प्रश्न ग्रामर बेस आते हैं। तो जो भी आपके ग्रामर बेस प्रश्न आते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो भी आपके व्याकरण के प्रश्न आते हैं, ग्रामर के प्रश्न आते हैं, उनके लिए आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए पैसेज मत पढ़िए, क्योंकि आपके वो उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, ये सारी चीजों के आते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों को पढ़िएगा और उन प्रश्नों के गोले आप अच्छे से भर सकते हो। ये सारी चीज आपको करनी है। धैर्य पूर्वक अपना पूर्ण ध्यान के साथ अपना पेपर सॉल्व करिएगा। और बात करते हैं कि गद्यांश की, तो आप प्रश्न पढ़िएगा और उसमें से कोई कीवर्ड्स लीजिएगा, उस कीवर्ड्स को गद्यांश में ढूंढिएगा। आपको कम टाइम में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। या फिर एक ही बार सिर्फ एक ही बार अपना गद्यांश पढ़िएगा और वहां जहां से आपको लगे कि प्रश्न बन सकता है तो उस पर आप अंडरलाइन करिएगा, गोला करिएगा, जो भी आपको ठीक लगे, फिर प्रश्न से मिलान करिएगा। आपका 100% आंसर सही होगा और कम समय में भी आप यहाँ कर पाओगे। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका कठिन आपको लगता है, जैसे कि कुछ बच्चों को क्या लगता है कि मैथ कठिन लगता है, तो मैथ को सबसे लास्ट के लिए रख दीजिएगा। इसके साथ साथ कहाँ गलती होती है, इसके साथ साथ आपकी गलती होती है भाषा के सेक्शन में। ठीक है। भाषा के सेक्शन में आपके 30 आपने सीडीपी के कर लिए। ठीक है, सीडीपी हो गई, 30 आपके मैथ के हो गए और 30 नंबर आपके ईवीएस के हो गए, यानी 90 नंबर आपके यहाँ हो जाते हैं। 90 नंबर यानी 91 से आपकी लैंग्वेज शुरू होती है। तो अगर देखो सीटेट में अगर आपने हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ली है, जैसे अगर आपने हिंदी ली है और इंग्लिश ली है, हिंदी और इंग्लिश ली है, तो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पेपर मिलेगा और इस मेन पेपर में ही ये दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा सेकंड में अगर आपने संस्कृत ली है, ठीक है, उर्दू ली है या और कोई भी लैंग्वेज ली है, तो इसके लिए अलग से प्रश्न पत्र मिलेगा, उसे आपको अवश्य ले लेना है। और उस प्रश्न पत्र पर जो भी आपका मतलब प्रश्न पत्र संख्या दी गई हो, जैसे ABCD, ठीक है, जो भी आपका नंबर दिया गया हो वही आपको OMR में फिल करना है। ये OMR कैसे फिल करें वहां मैंने सारी डिटेल में चीजें बताई हैं, उसको अवश्य देख ले। जो लोग OMR में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखो यहाँ 91 से सबसे पहले आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश मिलेगी, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपका पार्ट 4 लिखा होगा। ठीक है, आपका पार्ट 4 लिखा होगा और पार्ट 4 होगा और लैंग्वेज आपकी, ठीक है, लैंग्वेज आपकी फर्स्ट होगी। तो ये चीज आपको अवश्य देख लेनी है 91 से। अगर आपने इंग्लिश ली है तभी इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपको ठीक है हिंदी मिलेगी, तो फिर हिंदी, ठीक है, तो फिर हिंदी तो ये भी आपको 91 से मिलेगी। तो 91 और ये भी आपका पार्ट 4 ही होगा और लैंग्वेज फर्स्ट, तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है तो ये वाले 91 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर अब आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है, तो यहाँ आपको 21, ठीक है, 121 से आपको यहाँ सब इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के सेकंड लैंग्वेज यहाँ लिखी आएगी और पार्ट आपका 5 लिखा आया होगा। तो ये आपके मेन पेपर में ही हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड लैंग्वेज हिंदी, जो बच्चे फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ भी आपको 21 से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बच्चे ज्यादातर क्या लेते हैं, बच्चे ज्यादातर लेते हैं हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी में आपको ये वाला 21 वाला पार्ट कर देना है, फिर 1 से 20 तक। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी आपकी दूसरी बुकलेट है उसको आपको ले लेना है और 21। अब यहाँ भी इसमें क्या होगा, जैसे आपकी संस्कृत है तो यहाँ भी आपको 91 से ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको 91 से ही प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ भी आपको 91 से प्रश्न मिलेंगे। तो ये 91 वाले प्रश्नों को छोड़ देना है 1 से 20 तक। ठीक है, क्योंकि आपने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज को लिया है तो 30 प्रश्नों को छोड़ के 121 से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये याद रखना है, अगर आपने पहले ही वाले पार्ट को फिल कर दिया तो पूरे 30 नंबर गायब हो जाओगे और आप फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी OMR शीट चेक भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने ये लैंग्वेज को गलत कर दिया तो ये आपकी चेक भी नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो कोई भी प्रश्न मत छोड़िए, पूरा पेपर सॉल्व करिएगा, टाइम के साथ करिएगा और जो प्रश्न पहले आए उनको OMR में साथ ही साथ भरते जाइएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करके फिर OMR में भरते हो तो एक भी आपकी सीरीज गलत हुई तो पूरा पेपर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और जो भी प्रश्न आपको आए और पेपर को करते समय एक चीज और रखनी है। ठीक है, एक बार में पूरा पेपर बिल्कुल ना करें, 2 राउंड में। ठीक है, 2 राउंड में आपको पेपर फिल अपनी OMR शीट को फिल करना है। 2 राउंड में पेपर करिएगा। पहले बार में मैं तो ये कहती हूँ 2 नहीं, आप 3 राउंड में करिएगा। ठीक है, 3 राउंड में करिएगा, क्योंकि पहली बार में जो प्रश्न बिल्कुल इजी आपको आते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी आ रहे हैं, पहले उनको कर लीजिएगा। दूसरे में आप उन प्रश्नों को करिएगा जिसमें आप 50-50 वाले में अटक जाते हो, तो यहाँ आप टैग वर्ड्स देखिएगा, सबसे बड़ा वाला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखिएगा तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। और फिर तीसरे में जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तब अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी की सारी चीजें देख सकते हो। नहीं बचता है तो वही जो अभी आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास 1 या 2 मिनट का टाइम बचता है तब आप उसको कर सकते हो। सबसे पहले उसको नहीं करना है भैया, कि सबसे पहले आपने उसी को कर दिया तो 100% आप फेल हो जाओगे। जब मात्र आपके पास 1 या 2 मिनट का टाइम बचा हो और आपको मतलब पेपर छूट रहा हो, तब ये वाली ट्रिक आपको अपनानी है। धैर्य के साथ पेपर करना है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ज्यादा धीमे पेपर भी नहीं करना है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ अभी आपको क्या करना है, इन 2 दिनों में घर पर आपको क्या करना है, ये तो सारी चीजें हो गई आपके पेपर सॉल्व करने की, कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें आपकी करनी है। मेरे को OMR शीट ठीक है बिल्कुल भी गलत नहीं बननी है। कचने निरीक्षक का अपना सहायता ले सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो OMR शीट आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बननी है। भरपूर नींद लेकर के जाना है आपको। अगर आप ये सोचो कि अब कल सुबह हमारा एग्जाम है और पूरी रात आप पढ़ने में लगे रहो, तो एक दिन की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपने जो पहले पढ़ा है उस सब चीजों को भी आप भूल जाओ। ठीक है, उन सारी चीजों को भी भूल सकते हैं, तो भरपूर नींद लेकर के अवश्य जाइएगा। सेंटर पर 1 घंटे ठीक है पहले अवश्य पहुंच जाइएगा। और घर से भी समय से निकलिएगा, घर से भी समय से निकलिएगा, क्योंकि आपको रास्ते में हो सकता है कि ट्रैफिक मिल जाए, ठीक है, जाम मिल जाए, वहां आपको घंटों लग जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। समय से निकलिएगा। और आपके जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर अपना सेंटर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम के बहुत सारे स्कूल होते हैं। आपको कि ऐसा नहीं होता है, होता है, क्योंकि सेक्टर बटे हुए होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जैसे महावीर दिगंबर जैन विद्यालय इंटर कॉलेज भी है, आपके डिग्री कॉलेज भी है, जूनियर कॉलेज भी है, और अलग अलग उसमें अभी होते हैं पार्ट। तो उसके ठीक है, अभी आगरा कॉलेज की बात करें तो उसमें भी सेक्शन डिवाइड करके बहुत सारी जगह आपके बन जाते हैं। तो बच्चों को दिक्कत होती है, कभी कभी तो बच्चे अंदर OMR भी फिल कर लेते हैं और तब जाके पता चलता है उनको कि ये हमारा सेंटर नहीं था। ठीक है, बहुत से, अब आपको कि ऐसा नहीं होता है, होता है, और बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, मैसेज भी आते हैं और हमने देखा भी है रियल में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो अपना अच्छे से सेंटर का पता कर लें। और जो भी आपका RD प्रूफ मांगा गया है उसे भी अपने साथ लेके जाएं। एक पानी की बोतल लेके जाएं, कोई भी ऐसी चीज अपने साथ न लेके जाएं जो अमान्य हो। ठीक है, जो अमान्य हो। और आप पुराना कोई प्रश्न पत्र उठा लीजिएगा। पुराना नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि अभी जुलाई आप कोई पुराना प्रश्न पत्र ले लीजिएगा। पुराना नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि अभी आपका जो जुलाई में हुआ था, 7 जुलाई को एग्जाम, ठीक है, वो प्रश्न पत्र आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसे लीजिएगा, और उस पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए होते हैं उनको पढ़ के जाइएगा। वैसे तो एडमिट कार्ड पर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और पूर्ण धैर्य के साथ पेपर सॉल्व करिएगा। ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, ज्यादा देर भी नहीं करनी है। और एग्जाम हॉल में यानी एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले अवश्य पहुंच जाना है। अगर आप पहले पहुंच जाते हो तो इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो पूर्ण धैर्य के साथ अपना पेपर सॉल्व करिएगा। माता रानी आप पर कृपा करें, आपका सीटेट पास हो, आगामी भर्तियों में भी आप सफल हों और एक शिक्षक बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।